हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग टेंथ क्लास का जो सातवां हिंदी का सातवां चैप्टर है, परंपरा का मूल्यांकन, उसको आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने इनका परिचय देखा था। इस क्लास में जो है सो परंपरा के मूल्यांकन का जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं एग्जाम में, इन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है सो एक नंबर जो क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि रामविलास शर्मा, दूसरा कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा कह रहा है अशोक वाजपेयी और चौथा कह रहा है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका शायद आप लोग आंसर जानते ही होंगे। इनका जो परंपरा का मूल्यांकन जो है ये किनका कीर्ति है, तो ये रामविलास शर्मा का जो है सो कीर्ति है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। क्या कहता है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो देखिए, पहला कहता है कि धर्म के ज्ञान से, दूसरा कहता है कि साहित्य परंपरा के ज्ञान से, तीसरा कह रहा है कि कला के ज्ञान से, चौथा कह रहा है इतिहास के ज्ञान से। ठीक है। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो है प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है वो हमेशा क्या होता है, साहित्य की परंपरा के ही ज्ञान से ही संभव है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इससे आगे हम लोग जो है सो देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। देखिए, परंपरा के जो मूल्यांकन पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है। तो पहला कहता है यतीन्द्र मिश्र, दूसरा कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा कह रहा है रामविलास शर्मा और चौथा कह रहा है गुणाकर मूले साहब। तो इसका आप लोग शायद जानते ही होंगे कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है, रामविलास शर्मा है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, इससे आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तार अस्पतक, क्या कहता है कि तारस अतपक, क्या कहता है, तारस, ऐसे पढ़ेंगे इसको, तार अस्पतक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। क्या है, तार अस्पतक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। देखिए, शायद इसको हम नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को, तो देख लीजिए। कहता है कि इसमें पहला कहता है कि 4, दूसरा कह रहा है 5, तीसरा कह रहा है 6 और चौथा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 7 कह रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो तार अस्पत्रक में जो कविताएं की जो जितने कविताएं संग्रहित है उसकी संख्या जो है सो क्या थी, तो इनकी संख्या थी 7 थी। क्या थी, 7 थी। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। इससे आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। क्या कहता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। पहला कहता है कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, दूसरा कह रहा है 20 सितंबर 1913 ईस्वी को, तीसरा कह रहा है 25 सितंबर 1914 ईस्वी को और चौथा कह रहा है कि 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को। तो इस तरीके से जो है सो इसका शायद आप लोग आंसर जानते ही होंगे कि रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। क्या कहता है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो देखिए, पहला कहता है पूंजीवादी व्यवस्था में, दूसरा कहता है जातिवादी व्यवस्था में, तीसरा कह रहा है समाजवादी व्यवस्था में और चौथा जो कह रहा है भौतिकवादी व्यवस्था में। तो देखिए, साहित्य परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान का जो विकास व्यवस्था का जो संभव है वो किस में संभव है, तो वो जो है सो आपको समाजवादी व्यवस्था में संभव हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। इससे आगे देखिए, हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किए। क्या कहता है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किए। तो देखिए, पहला कहता है 1932 ईस्वी में, दूसरा कह रहा है 1934 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1933 ईस्वी में और चौथा कह रहा है 1931 ईस्वी में। तो देखिए, ये भी शायद आप लोग को पता होगा कि जो है रामविलास शर्मा ने जो बीए किए थे वो कब किए थे, तो 1932 ईस्वी में जैसे उन्होंने बीए किए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इस तरीके से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। क्या कहता है, साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो देखिए पहला कहता है पराधीन होता है, दूसरा कहता है जड़ होता है, तीसरा कहता है परतंत्र होता है और चौथा कहता है स्वाधीन होता है। देखिए साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, वो हमेशा जो होता है ना वो स्वाधीनता होता है। क्या होता है, वो हमेशा जो है सो स्वाधीनता होता है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर में स्वाधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साहित्य जो है सो किसके रूप में होता है, तो स्वाधीन के रूप में होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर डी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा कहता है कि वायरन, क्या कहता है, वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो पहला कहता है हिंदी के, दूसरा कहता है संस्कृत के, तीसरा कहता है अंग्रेजी के, चौथा कहता है फ्रेंच के। तो देखिए वायरन जो थे वो जो है सो अंग्रेजी भाषा के जो है सो क्या थे, कवि थे। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य में विकास, क्या कहता है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। क्या कहता है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। ठीक है, तो पहला कहता है कि समाज की तरह, दूसरा कहता है जंगल की तरह, तीसरा कहता है शहर की तरह और चौथा जो करेगा परिवार की तरह। तो देखिए साहित्य में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा जो है सो क्या होता है, समाज की तरह होता है। जिस तरीके से समाज की जो है सो प्रक्रिया को हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, नई नई जो चीज़ें होती है वो आती रहती है, उसी तरीके से साहित्य में भी क्या होती हैं, नई नई जो विकासें होती है वो हमेशा होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर ए कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 11 नंबर की निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। क्या कहता है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है या रचना है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि दूधनाथ सिंह की, दूसरा कहता है रघुवीर सहाय की, तीसरा कहता है रामविलास शर्मा की और चौथा कह रहा है मुक्ति बोध की। तो देखिए ये इसका आंसर शायद आप लोग जानते ही होंगे, ये जो है सो किनकी रचना है, तो रामविलास शर्मा की रचना है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इससे आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। क्या कहता है, परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किस विधा की रचना है। तो पहला कहता है कहानी का, दूसरा कहता है निबंध का, तीसरा कहता है स्मरण का और चौथा कहता है लघु कथा का। तो आप लोग जो है सो इसका आंसर शायद जानते ही होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निबंध का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। क्या कहता है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। तो देखिए पहला कहता है कि 2 खंडों में, दूसरा कह रहा है 3 खंडों में और तीसरा कहता है 4 खंडों में और चौथा कह रहा है 5 खंडों में। तो निराला की जो साहित्य साधना है वो कितने खंड में है, तो ये जो है सो 3 खंडों में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे 14 नंबर क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। तो देखिए पहला कहता है KM हिंदी संस्थान के, दूसरा कहता है JM हिंदी संस्थान के, तीसरा कहता है हिंदी साहित्य अकादमी के और चौथा जो कहता है राष्ट्रभाषा परिषद के। तो देखिए रामविलास शर्मा जो थे वो कहाँ के जो है सो किस संस्था के निर्देशक थे, तो वो जो है सो आपको जो है सो KM हिंदी संस्थान के जो है सो क्या थे, तो निर्देशक थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो देखिए पहला कहता है प्रेमचंद्र की, दूसरा कहता है कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, तीसरा कहता है दिनकर की और चौथा कहता है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो देखिए प्रेमचंद्र और उनका युग जो है, जो रचना है वो किनके द्वारा जो है सो लिखा गया है, तो वो जो है सो रामविलास शर्मा के द्वारा जो है सो लिखा गया है। ये आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो इनका जो है सो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए 16 नंबर है, इससे आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है
वो क्या कह रहा है कि एथेंस किस महादेश में है। क्या कहता है कि एथेंस किस महादेश में है। क्या कहता है किस महादेश में। तो पहला देखिए कहता है यूरोप में, दूसरा कहता है एशिया में, तीसरा कहता है अमेरिका में, चौथा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए एथेंस जो है वो कहाँ है, यूरोप का जो है सो एक देश है। क्या है, यूरोप। यूरोप जो जो है यूरोप का क्या है, एक देश है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैटिन कवि कौन है। क्या कहता है कि लैटिन कवि कौन है। तो देखिए पहला कहता है कि वर्जिल, दूसरा कहता है वायरन, तीसरा कहता है शेक्सपियर, तीसरा कहता है कि रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो लैटिन जो कवि हैं वो कौन है, तो वर्जिल है। कौन है, वर्जिल है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर कह रहा है कि अज्ञे ने तार अस्पत्रक कब संपादित किया। क्या कहता है कि अज्ञे साहब ने तार अस्पत्रक कब संपादित किए। तो पहला कहता है 1941 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1943 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1945 ईस्वी में, और चौथा कह रहा है 1947 ईस्वी में। तो देखिए अज्ञे साहब ने जो है सो यानी कि तार अस्पत्रक जो थे वो कब संपादित किए थे। तो ये आप लोग को शायद पता ही होगा, ये जो है सो 1943 ईस्वी में जो है सो क्या किए थे, संपादित किए थे। तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया। क्या कहता है कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया। तो देखिए पहला कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय से, दूसरा कह रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय से, तीसरा कहता है प्रयाग विश्वविद्यालय से, और चौथा कह रहा है पटना विश्वविद्यालय से। तो ये भी आप लोग को शायद पता ही होगा कि उन्होंने जो है सो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है सो क्या किए थे, जो है सो बीए किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था। क्या कहता है, अध्यापन कार्य किया था। ठीक है, तो पहला कहता है कि संस्कृत विभाग, दूसरा कहता है हिंदी विभाग, तीसरा कहता है इतिहास विभाग, चौथा कह रहा है अंग्रेजी विभाग। तो देखिए रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस अध्यापन में जो है सो अध्यापन में कार्य किए थे। तो वो जो है सो अंग्रेजी जो है सो डिपार्टमेंट में या विभाग में जो है सो उन्होंने क्या किए थे, अपने कार्य को किए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है आगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। क्या कहता है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। पहला कहता है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कहता है शिव पूजन साहित्य, तीसरा कह रहा है अशोक वाजपेयी, और चौथा कहता है रामविलास शर्मा। तो ये आप लोग तो जानते ही हैं कि इनका जो निराला जो साहित्य था, इनके रचनाकार कौन है। तो इनका रचनाकार जो है सो रामविलास शर्मा है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। क्या कहता है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो देखिए पहला कहता है जो लकीर के फकीर हैं, दूसरा कहता है जो रूढ़िवादी हैं, जो तीसरा कह रहा है कि जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, और चौथा कहता है कि जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया भी था परिचय के क्लास में कि जो है सो साहित्य की परंपरा का ज्ञान को सबसे आवश्यक मानते हैं, वो जो है सो उनके लिए जो सबसे पहले क्या है, माइंड में चलता है कि जो है सो हम अपने युग को क्या करें, परिवर्तन करें। इस तरह की भावनाएं उसके मन में हमेशा जो है सो चलते रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। तो देखिए ये जो है जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है सो साहित्य का ज्ञान क्या है, आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। क्या कहता है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। क्या होता है? साहित्य जो है सो सापेक्ष रूप में होता है। पराधीन, पहला में करा पराधीन, दूसरा में करा स्वाधीन, तीसरा में करा कलाधीन और चौथा में करा राज्याधीन। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। साहित्य जो सापेक्ष रूप में जो होता है वो हमेशा क्या होता है? तो ये जो है स्वाधीन में होता है। क्या होता है? स्वाधीन रूप में होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है। क्या कहता है कि साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका जो है सो निर्णायक है। तो देखिए पहला कहता है प्रतिभाशील मनुष्यों की, दूसरा कहता है भाग्यवादी मनुष्यों की, तीसरा कहता है परिश्रमी मनुष्यों की, चौथा कह रहा है पूंजीपति मनुष्यों की। तो देखिए साहित्य के जो निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है ये आप लोग जानते ही होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आसानी से जो है सो मार सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रतिभाशील मनुष्यों की जो है सो साहित्य की रचना में क्या है? बहुत ही अहम भूमिका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन कहता है क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या कर रहा है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए पहला कहता है कि खंडित, दूसरा कह रहा है कि अटूट, तीसरा कहता है प्रवाहित और चौथा जो कह रहा है वो कह रहा है ठहराव। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो है सो अटूट हो जाएगा। अविच्छिन्न का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? अटूट होगा। तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो देखिए पहला कहता है कि भारत, दूसरा कहता है अमेरिका, तीसरा कहता है दक्षिण अफ्रीका और चौथा कहता है एथेंस। तो देखिए हमने आप लोग को बताया भी था कि जो है सो अमेरिका और जो एथेंस जो था वो क्या था कि गुलाम था दोनों देश। तो उसमें जो है सो एथेंस जो है सो अपने प्रयास के बल पे जो है सो अपनी हिम्मत के बल पे जो है सो वो क्या किया था? तो पूरे यूरोप को जो है सो प्रभावित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आदिम का अर्थ है। क्या कहता है कि आदिम का अर्थ है आदमी, दूसरा कहता, पहला कहता है आदमी, दूसरा कहता है अति प्राचीन, तीसरा कहता है अवार्चीन। क्या कहता है? अवार्चीन। और चौथा जो कह रहा कहता है वनमानुष। देखिए आदिम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो अति प्राचीन। क्या होता है? अति प्राचीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या कहता है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में या आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो देखिए पहला कहता है कि 1915 की क्रांति, दूसरा कहता है 1916 की क्रांति, तीसरा कहता है 1917 की क्रांति और चौथा कहता है 1918 की क्रांति। तो देखिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो कब आया? तो 1917 का जो क्रांति था उसके बाद जो है सो बहुत बड़ा जो है सो बदलाव आया। ठीक है, परिवर्तन आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इससे अगला देखिए हम लोग देखते हैं इससे आगे, इससे अगला 29 नंबर देखिए 29 नंबर कहता है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। क्या कहता है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। तो पहला कहता है धर्मयुद्ध, क्या कहता है? पहला कहता है धर्मयुद्ध, दूसरा कहता है कर्मयुद्ध, तीसरा कहता है वर्ग युद्ध और चौथा जो कह रहा है द्वंद्व युद्ध। तो देखिए सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो ये जो है सो ये वर्ग युद्ध नहीं होता, जातिवाद का जो युद्ध होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शर्मा जी जो शर्मा जी या जी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। शर्मा जी पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। क्या कहता है कि शर्मा जी
जो है सो पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया। तो पहला कहता है गरीबों को, दूसरा कहता है बेरोजगारों को, तीसरा कहता है भारत सरकार को, और चौथा जो करा कहता है वो राज्य सरकार को। तो देखिए शर्मा जी जो थे वो क्या थे कि कहने का मतलब जो है सो लेखक साहब जो अपने जितने भी इनकी जो आमदनी थी पुस्तक से या पुरस्कार से, उन सारे पुरस्कारों को जो है सो जो है सो दान स्वरूप जो है सो क्या किया, भारत सरकार को जो है सो इन्होंने समर्पित कर दिए। ठीक है, और इस तरीके से जो अपनी जो है सो पहचान को जो है सो पूरे विश्व में जो है सो क्या किए, स्थापित करने का काम किया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए और हम लोग देखते हैं इससे आगे। देखिए इससे आगे अब नहीं है, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो है सो जितना आ सकता था उन सारों को हमने जो है सो कराने का आप लोगों को प्रयास किया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कभी भी नहीं, चाहकर भी नहीं। इतना आप लोग अगर तैयारी करके जाएंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में शायद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। ये 110% मैं कन्फर्म कह सकता हूँ आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों को शायद ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर यह क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में सब्जेक्टिव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।